बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट आसान बनाने के लिए आपको उस सब्जेक्ट का बेसिक्स क्लियर करना ही होगा। आज का टॉपिक थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है। आज का टॉपिक है क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, पहले तो वो समझते हैं। चलो इसे और ब्रेक डाउन करते हैं और सबसे पहले हम स्टॉक का मतलब समझते हैं। बच्चों, स्टॉक का मतलब होता है कोई भी गुड्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन का है उसे स्टॉक कहते हैं। और क्लोजिंग का मतलब है किसी भी पीरियड का एंडिंग। इसीलिए किसी भी पीरियड के एंड में एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो गुड्स है हम उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अब जब हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो चलो समझते हैं कि गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले होता है रॉ मटेरियल। ये आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इनपुट है। फिर आता है वर्क इन प्रोग्रेस। अब जब रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जा चुका है लेकिन पीरियड के क्लोजिंग तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उस अधूरे प्रोडक्ट को हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। फिर आता है फिनिश गुड्स। बच्चों, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट है। फिर आता है स्टोर्स एंड स्पेस। ये आपके मशीन्स में यूज होने वाले एडिशनल पार्ट्स हैं। फिर आता है पैकिंग मटेरियल। बच्चों, ये आपके फिनिश गुड्स को पैक करने के लिए यूज होने वाले गुड्स है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि एक ऑर्गेनाइजेशन के गोडाउन में रखा हुआ या उसके शॉप में रखा हुआ जो गुड्स है, क्या सिर्फ वही उसका स्टॉक है? नहीं। कोई भी गुड्स एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का तभी होता है जब उस गुड्स का रिस्क और रिवॉर्ड्स उस ऑर्गेनाइजेशन का होता है। अच्छा, चलो इसे दो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने गुड्स अपने एजेंट को दिया है तो वो गुड्स अभी भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने गुड्स बेचा नहीं है, सिर्फ दिया है। और गुड्स के डैमेज या नॉन सेल का रिस्क अभी भी ऑर्गेनाइजेशन का ही है, इसीलिए वो गुड्स भी क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। आपने कुछ गुड्स परचेज किए हैं और आपने एक ट्रक सेलर के पास भेज दिया गुड्स लेने के लिए। अब सेलर ने ट्रक में गुड्स लोड कर दिए। अब अगर आपके गोडाउन तक गुड्स आए हो या ना आए हो, गुड्स आपके हैं। क्योंकि अगर रास्ते में गुड्स चोरी हो जाते हैं या उस गुड्स को कुछ डैमेज हो जाता है तो उस नुकसान की जिम्मेदारी आपकी है, सेलर की नहीं है। इसीलिए ऐसे गुड्स भी आपके क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होंगे। इसलिए कोई भी गुड्स आपके क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होगा कि नहीं, ये पता करने का एक सिंपल टेस्ट है। ये पता लगाओ कि क्लोजिंग स्टॉक के टाइम पे क्या उस गुड्स का रिस्क और रिवॉर्ड आपका है। अगर हाँ, तो वो इंक्लूड होगा। अगर नहीं, तो वो गुड्स आपका नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हमें दो चीजों के बारे में डिफरेंस समझना चाहिए, क्वांटिटी और वैल्यू। बच्चों, क्वांटिटी कोई भी गुड्स के यूनिट्स या नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं और वैल्यू उस पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस या कीमत होता है। चलो अब इसे और डिटेल में समझते हैं। बच्चों, आपने ये फॉर्मूला तो देखा ही होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। इस फॉर्मूला का मतलब क्या है? ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? बच्चों, ये फॉर्मूला से हम सिर्फ यूनिट्स या क्वांटिटी पता कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक का। चलो देखते हैं कैसे। फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड हुआ उस पीरियड का परचेजेस और लेस हुआ उस पीरियड के सेल्स। तो नेचुरली आपको मिलेगा उस पीरियड के एंड का क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ जो भी नंबर्स आप फॉर्मूला में रिप्लेस करोगे सब यूनिट्स ही होंगे। अब देखते हैं एक और फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक्स। अब बच्चों, ये फॉर्मूला कब यूज होता है और ये पहले वाले फॉर्मूला से अलग कैसे है? बच्चों, यहाँ पे भी सेम लॉजिक है कि ओपनिंग स्टॉक है, उसमें ऐड हो रहा है उस पीरियड के परचेजेस और लेस हुआ उस पीरियड के कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो नेचुरली आपको मिलेगा उस पीरियड के एंड का क्लोजिंग स्टॉक। बट बच्चों, यहाँ जो भी नंबर्स आप फॉर्मूला में रिप्लेस करोगे वो सब वैल्यूज में होंगे। मतलब ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू, परचेजेस का वैल्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स का वैल्यू और इसी तरह से आपको मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू।
आपको पहले वाले फॉर्मूला में मिल रहा था क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी और इस वाले फॉर्मूला में मिल रहा है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इंप्लीमेंट करने में। क्यों? क्योंकि हर सेल का कॉस्ट ऑफ सेल्स पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब सवाल आता है कि हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां आते हैं तीन कॉन्सेप्ट्स, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक की फिजिकल काउंटिंग होती है एट द एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द पीरियड। अब फिजिकल काउंटिंग से आपको नंबर ऑफ यूनिट्स तो मिल गए, अब उसकी वैल्यूएशन होगी ये तीन में से एक मेथड से। चलो पहले ये तीनों मेथड समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये तीनों मेथड समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो कि पीरियड एक महीने का है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, और हमें 30 अप्रैल का स्टॉक का वैल्यू बताना है। अब महीने भर के ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसे हुए हैं। ओपनिंग स्टॉक था 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। 5 अप्रैल को 10 यूनिट्स परचेज किया एट द रेट ऑफ ₹220 ईच। 15 अप्रैल को 8 यूनिट्स सेल किया एट द रेट ऑफ ₹400 ईच। 21 अप्रैल को 6 यूनिट्स परचेज किया एट द रेट ऑफ ₹120 ईच। और 25 अप्रैल को 5 यूनिट्स सेल किया एट द रेट ऑफ ₹420 ईच। सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स फाइंड करेंगे। तो आपको तो फॉर्मूला तो पता ही है कौन सा यूज करना है। एग्जैक्टली फर्स्ट वाला। तो फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों एक एक ट्रांजैक्शन लेते हैं और हम नंबर डालते जाते हैं इस फॉर्मूला में। तो ओपनिंग स्टॉक है 2 यूनिट्स। 5 अप्रैल को 10 यूनिट्स परचेज किया है तो परचेजेस में हो जाएगा 10। 15 को सेल किया है तो सेल में आ जाएगा 8। 21 को वापस परचेज किया है इसलिए परचेज में 6 ऐड हो जाएगा। और 25 को वापस सेल किया है इसीलिए सेल में 5 आ जाएगा। अब अगर इस फॉर्मूला को आप एक्सटेंड करते हो तो आपको क्लोजिंग स्टॉक आता है 5 यूनिट्स। चलो बच्चों सबसे फर्स्ट मेथड लेते हैं फीफो। अब फीफो का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बच्चों इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो गुड्स सबसे पहले परचेज हुआ था वही ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले बेचेगा। इसका मतलब समझे आप कि जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो मेरे लेटेस्ट परचेजेस में से बचा है, क्योंकि पुराने स्टॉक तो बेच दिए, इसलिए उसकी वैल्यूएशन मुझे मेरे लेटेस्ट परचेजेस में से मिलेगी। अब यहां हम सिंप्लिसिटी के लिए एक टेबल फॉर्म करते हैं और इस मेथड को और अच्छी से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सामने एक टेबल है बच्चों जिसके कॉलम्स है डेट, पर्टिकुलर, यूनिट्स, रेट पर यूनिट और वैल्यू। हम एक एक ट्रांजैक्शन लेते जाएंगे और ये टेबल फिलअप करते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। तो हमारा 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक था 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹100, तो उसका वैल्यू हो गया ₹200। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 5 अप्रैल को हमने परचेज किया 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹220। अब वो परचेज करने के बाद हमारे पास जो स्टॉक बचे हैं वो है 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹100, दैट इज ₹200 जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था। और एडिशनली जो हमने 10 यूनिट्स परचेज किया है वो है दैट इज 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹220, उसका वैल्यू है 2200। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 15 अप्रैल को हमने सेल किया है 8 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹400। अब बच्चों क्योंकि हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान देना है कि सेल करते वक्त हम हमेशा हमारे सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक को सबसे पहले सेल करेंगे। इसीलिए ये 8 यूनिट में से 2 यूनिट्स हमारा ओपनिंग स्टॉक में से आया है और बचा हुआ 6 यूनिट्स हमने जो 5 अप्रैल को परचेज किया है उसमें से आया है। तो ये सेल करने के बाद जो मेरा स्टॉक बचता है वो है 4 यूनिट्स, क्योंकि जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था वो तो अब नील हो गया और जो हमने 5 अप्रैल को 10 यूनिट्स परचेज किया था उसमें से 6 यूनिट्स तो हमने बेच दिया, इसीलिए बचता है 4 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹220, उसका वैल्यू आ जाता है ₹880। फिर हमने 21 अप्रैल को परचेज किया है 6 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹120 ईच और ये परचेज करने के बाद हमारा स्टॉक बचता है
4 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 220, उसका वैल्यू है रुपीज 880, और एडिशनली जो 6 यूनिट्स परचेज किया है वो आता है 6 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 120, उसका वैल्यू आता है रुपीज 720। अब बच्चों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 25 अप्रैल को हमने सेल किया है 5 यूनिट्स। अब वापस हम यही देखेंगे बच्चों कि सेल करते वक्त सबसे पुराना स्टॉक हम सबसे पहले बेचेंगे। तो अब हमारे पास सबसे पुराना स्टॉक बचा है 5 अप्रैल को जो हमने परचेज किया था उसका, और उसका कितना स्टॉक बचा है 4 यूनिट्स। तो इसीलिए 5 यूनिट्स में से 4 यूनिट्स वो 5 अप्रैल के परचेज के स्टॉक को बेचेंगे, और 1 यूनिट जो बचा हुआ है वो हमारा 21 अप्रैल को जो हमने परचेज किया है उसमें से जाएगा। और अब ये सेल करने के बाद हमारे पास जो क्वांटिटी बचती है वो है 5 यूनिट्स, क्योंकि जो 5 अप्रैल को परचेज किया था उसमें से बचा था 4 यूनिट जो हमने पूरा बेच दिया, तो इसलिए उसका बैलेंस बचा नील। और जो हमने 21 अप्रैल को 6 यूनिट्स परचेज किया था उसमें से 1 यूनिट अभी बेच दिया है, इसलिए उसका 5 यूनिट्स बचा है एट द रेट ऑफ रुपीज 120, और उसका वैल्यू है 600। इसीलिए बच्चों हमारा 30 अप्रैल को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आता है 600 अगर हम फीफो मेथड फॉलो करते हैं। अब बच्चों मैं मेरे पहले किए हुए बात भी प्रूव करूंगा। हमने एक फॉर्मूला देखा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, और मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू पता करने के लिए यूज होता है। तो चलो इस फॉर्मूला में फिगर्स डाल के देखते हैं कि क्या अपना आंसर सेम आ रहा है। तो सबसे पहले लेंगे हम ओपनिंग स्टॉक। हमारा ओपनिंग स्टॉक था 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100, तो उसका वैल्यू है रुपीज 200। फिर लेते हैं परचेजेस। हमने 5 अप्रैल को परचेज किया था 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 220, तो उसका वैल्यू हो गया रुपीज 2200। और 21 अप्रैल को हमने परचेज किया था 6 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 120, उसका वैल्यू हो गया रुपीज 720। अब इन दोनों का टोटल यानी हमारा टोटल परचेज हो गया रुपीज 2920। अब चलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में। हमने सेल किया था 15 अप्रैल को 8 यूनिट्स। बच्चों क्योंकि ये फीफो मेथड है तो इसीलिए ये 8 यूनिट्स का हमें कॉस्ट मिलेगा हमारे सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक में से। इसीलिए ये 8 यूनिट्स में से 2 यूनिट्स हमारा ओपनिंग स्टॉक का है, और बचा हुआ 6 यूनिट्स हमने जो 5 अप्रैल को परचेज किया था उसका है। तो ओपनिंग स्टॉक का जो कॉस्ट आया वो हुआ 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 इज इक्वल टू रुपीज 200। और जो 5 अप्रैल को परचेज किया था 6 यूनिट जो हमने बेचा है उसका वैल्यू आ गया आपका 6 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 220 इज इक्वल टू रुपीज 1320। इसलिए 15 अप्रैल का हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया रुपीज 1520। अब हमने सेकेंड सेल किया है 25 अप्रैल को, हमने सेल किया है 5 यूनिट्स। अब वापस क्योंकि ये फीफो मेथड है इसलिए हम सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक लेंगे। तो हमारे पास 5 अप्रैल के जो परचेजेस है उसमें से बचा है सिर्फ 4 यूनिट्स, इसीलिए 5 यूनिट्स में से 4 यूनिट्स हमारा 5 अप्रैल के परचेज का है, और बचा हुआ 1 यूनिट जो है वो हमारा 21 अप्रैल के परचेजेस में से। इसीलिए 5 यूनिट्स का आपका कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगा 4 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 220 जिसका वैल्यू आएगा रुपीज 880, और 1 यूनिट एट द रेट ऑफ रुपीज 120 जिसका वैल्यू आएगा रुपीज 120, और इन दोनों का टोटल यानी हमारे 25 अप्रैल के सेल का कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगा रुपीज 1000, और हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगा रुपीज 1520 प्लस रुपीज 1000 इज इक्वल टू रुपीज 2520। अब बच्चों ये सब फॉर्मूला में डालते हैं, तो हम करेंगे ओपनिंग स्टॉक दैट इज रुपीज 200 प्लस परचेजेस दैट इज रुपीज 2920 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट इज रुपीज 2520, हमें मिलेगा रुपीज 600, जो कि हमारे प्रीवियस आंसर के साथ मैच करता है। नेक्स्ट मेथड है लीफो। लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब होता है कि लेटेस्ट जो हमने परचेस किया है उसी में से सबसे पहले सेल होगा। इसका मतलब समझे बच्चों, मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है वो मुझे मेरे सबसे पुराने परचेजेस में से मिलेगा। अब यहां भी हम टेबल के थ्रू मेथड को थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करते हैं। अब यहां भी हमारे पास सेम टेबल है और हम एक एक ट्रांजैक्शन लेंगे और टेबल फिलअप करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन बट ऑब्वियस है ओपनिंग स्टॉक का, उसमें कोई चेंज नहीं, 2 यूनिट था 100 रुपीज पे, उसका वैल्यू हो गया 200।
फिर 5 अप्रैल को भी हमने परचेस किया है 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹220। उसके बाद हमारे स्टॉक बचते 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹100, उसका वैल्यू 200, 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹220, उसका वैल्यू 2200। अब बच्चों 15 अप्रैल को जब हम सेल करेंगे 8 यूनिट्स का, यहां से चेंजेस आना शुरू होगा, क्योंकि हम अब LIFO मेथड यूज कर रहे हैं। इसीलिए जो ये 8 यूनिट्स है वो हमें सबसे लेटेस्ट परचेजेस में से यूज करना पड़ेगा। इसीलिए हम 8 यूनिट्स हमारे 5 अप्रैल के परचेजेस में से यूज करेंगे, जो हमने 10 यूनिट्स का किया था। तो ये 8 यूनिट्स पूरा का पूरा हमारा होगा 5 अप्रैल के परचेजेस में से। तो अब ये सेल होने के बाद जो हमारे स्टॉक बचते हैं वो बचते 2 यूनिट्स, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था एट द रेट ऑफ ₹100, उसका वैल्यू हो गया 200। और जो हमने 5 अप्रैल को 10 यूनिट्स परचेज किया था उसमें से 8 यूनिट्स बेच दिया, तो बचा 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹220, उसका वैल्यू हो गया ₹440। 21 अप्रैल को परचेज किया है 6 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹120, और ये परचेज करने के बाद हमारे स्टॉक बचते जो पुराने थे वो 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹100, उसका वैल्यू हो गया 200, 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹220, उसका वैल्यू हो गया 440, और एडिशनली जो हमने 6 यूनिट्स परचेज किया है वो, तो 6 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹120, उसका वैल्यू हो गया 720। फिर बच्चों हमने 25 अप्रैल को सेल किया है 5 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹420। अब बच्चों वापस यही कहूंगा कि हम LIFO मेथड यूज कर रहे हैं, इसीलिए जो हमारा लेटेस्ट परचेज है उसमें से हम ये सेल करेंगे। अब हमारा लेटेस्ट परचेज 5 अप्रैल न रह के 21 अप्रैल हो गया है, इसीलिए जो 5 यूनिट्स हम बेचेंगे वो हम हमारे 21 अप्रैल के परचेज में से बेचेंगे। और ये सेल होने के बाद हमारा स्टॉक बचता है 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹100, उसका वैल्यू हो गया 200, जो कि हमारा ओपनिंग स्टॉक था और वो वैसा का वैसा रह गया। फिर वापस 2 यूनिट्स जो हमारा 5 अप्रैल के परचेजेस में से था, जो वापस वैसा का वैसा रह गया एट द रेट ऑफ ₹220, उसका वैल्यू हो गया 440। और 1 यूनिट्स जो हमने 21 अप्रैल को 6 यूनिट्स परचेज किया था उसमें से 5 यूनिट बेच दिया है, तो बचा 1 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹120, उसका वैल्यू हो गया 120। तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू एज पर LIFO मेथड हो गया ₹760। नेक्स्ट मेथड है वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज मतलब आपके गुड्स का एक पर्टिकुलर टाइम पे एवरेज प्राइस, और वो एवरेज प्राइस ढूंढने का फॉर्मूला है टोटल वैल्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। चलो इसे भी हम टेबल में समझने की कोशिश करते हैं। अब वापस हमारे सामने वही टेबल है और हम एक एक ट्रांजैक्शन लेके इस टेबल को फिलअप करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका ओपनिंग स्टॉक। 1 अप्रैल को आपका ओपनिंग स्टॉक था 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹100, उसका वैल्यू है ₹200। फिर 5 अप्रैल को आपने परचेज किया 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹220, और वो परचेज करने के बाद आपके पास स्टॉक्स बचते हैं 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹100, उसका वैल्यू हो गया 200, और 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹220, उसका वैल्यू हो गया 2200। अब बच्चों उस दिन पे आपका टोटल यूनिट्स है 12, और उन 12 यूनिट्स का टोटल वैल्यू है 2400। अब वेटेड एवरेज का हमने फॉर्मूला देखा था टोटल वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट्स, इसलिए 2400 डिवाइड बाय 12 आपका वेटेड एवरेज प्राइस आता है ₹200 पर यूनिट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 15 अप्रैल को हमने सेल किया है 8 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹400। अब बच्चों वेटेड एवरेज वाले मेथड में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने कब कौन से वाले स्टॉक से बेचा, सबसे लेटेस्ट वाले से बेचा कि सबसे पुराने वाले से बेचा। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपके पास स्टॉक बचा कितना है। सेल होने से पहले आपके पास था 12 यूनिट्स, सेल किया आपने 8 यूनिट्स, बचा आपके पास 4 यूनिट्स। और क्योंकि हमने वेटेड एवरेज प्राइस निकाला है इसीलिए वो 4 यूनिट्स को भी हम वैल्यू करेंगे उसी वेटेड एवरेज प्राइस पे, जो कि है ₹200 पर यूनिट, इसलिए आपका वैल्यू आता है ₹800। अब फिर 21 अप्रैल को हम परचेज करते हैं 6 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹120। तो अब ये परचेज करने के पास आपके पास स्टॉक कितना बचता है, जो पुराना स्टॉक था 4 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹200, वैल्यू है 800, और अभी जो नया स्टॉक परचेज किया है 6 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹120, उसका वैल्यू है ₹720। अब यहाँ पे भी आपके पास टोटल स्टॉक बचता है 10 यूनिट्स, और टोटल वैल्यू है आपकी 1520। अब हमने देख लिया है कि वेटेड एवरेज पर यूनिट का फॉर्मूला है टोटल वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट्स, इसीलिए 1520 अपॉन 10, तो आपका वेटेड एवरेज प्राइस आता है 152 पर यूनिट। अब 25 अप्रैल को हम सेल करते हैं 5 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 420 ईच।
अब वापस आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास स्टॉक था सेल होने से पहले 10 यूनिट्स, आपने बेचा 5 यूनिट्स, बचा 5 यूनिट्स, उसको आप वैल्यू करेंगे आपके वेटेड एवरेज प्राइस से, जो कि है ₹152 पर यूनिट। तो आपका वैल्यू आता है ₹760। इसीलिए बच्चों वेटेड एवरेज मेथड यूज करने के बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आता है ₹760। ये तीनों मेथड में से सबसे अच्छा मेथड कौन सा? ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आपके ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से फंक्शन करता है उस हिसाब से आप मेथड चूज करोगे। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे लेटेस्ट जो गुड्स आया है वो आप बेचते हो सबसे पहले, तो आप यूज करोगे लीफो मेथड। अगर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पुराना गुड्स सबसे पहले बेचते हो तो आप यूज करोगे फीफो मेथड। और अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो आप यूज कर सकते हो वेटेड एवरेज मेथड। अब इससे पहले कि हम क्लोजिंग स्टॉक का चैप्टर बंद करें, एक और चीज पे नजर डालते हैं। आपने अगर मेरे दूसरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये तो समझ ही आ गया होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिना जर्नल एंट्री के कोई भी चीज एंटर नहीं कर सकती। तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मुझे क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना हो तो आप क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? बच्चों ये थोड़ा टेक्निकल है, जरा ध्यान से समझना। परचेजेस आपके लिए एक एक्सपेंस है, इसीलिए आप ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट करते हो। बट अगर उस परचेजेस में से कुछ गुड्स बच जाता है तो आपका उस पीरियड का खर्चा कम हो गया, इसीलिए जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट किया है वो ज्यादा है, उसे क्लोजिंग स्टॉक से क्रेडिट करना ही होगा। इसीलिए रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स के लिए क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट्स। और अगर पैकिंग मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक की आप बात करो तो आपका पैकिंग मटेरियल का खर्चा कम होगा क्योंकि आपका कुछ स्टॉक बच गया, यूटिलाइज नहीं हुआ। इसीलिए पैकिंग मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पैकिंग मटेरियल अकाउंट डेबिट टू पैकिंग मटेरियल अकाउंट। पैकिंग मटेरियल अकाउंट को क्रेडिट करके आप खर्चा कम करोगे। सिमिलरली स्टोर्स एंड स्पेयर्स के क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स अकाउंट। आप स्टोर्स एंड स्पेयर्स अकाउंट को क्रेडिट करके खर्चा कम कर रहे हो क्योंकि आपका स्टॉक बच गया है। बच्चों ये सभी क्लोजिंग स्टॉक्स आपके बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखेंगे क्योंकि वो आपके गुड्स यानी कि एसेट्स है।